नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर 18 लेकर आया हूं, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग इस मॉडल पेपर को अवश्य लगाएं और आपका जो भी स्कोर रहता है 30 में से, वो आप हमें कमेंट करके भी बताएं कि भाई आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए भाई, बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। पहला प्रश्न क्या है? पद्मासन का क्या अर्थ है? ऑप्शन है कमल जैसा आसन, हाथी जैसा आसन, शेर जैसा आसन, या फिर इनमें से सभी। तो मेरे भाई, पद्मासन का अर्थ है कमल जैसा आसन, ठीक है। और ध्यान रखिए, जब हम पद्मासन आसन को करते हैं भाई, तो हमारी स्थिति कमल के समान हो जाती है, इसलिए से कमलासन आसन भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को कितने भागों में बांटा है? 4, 6, 2 या फिर 3? तो भाई, मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को 2 भागों में बांटा है, आवश्यक कार्य और अनावश्यक कार्य, ठीक है। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो भाई कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? ऑप्शन है ज्वारीय वन, शीतोष्ण वन, मरुस्थलीय वन, या फिर भूमध्य सागरीय वन। तो भाई मेरे, जो सुंदरी वृक्ष है यह पाया जाता है ज्वारीय वनों में। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ। ध्यान रखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर ज्वारीय वन पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ज्वारीय वन को मैंग्रोव वन भी कहते हैं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के कौन से अंतरिक्ष यात्री थे? जरा आंसर भाई यहाँ पर सोच समझ कर देना। विश्व के कौन से अंतरिक्ष यात्री थे, ये यहाँ पर पूछा गया है। पहले, 11वें, 100वें, या फिर 138वें? तो मेरे भाई, जब भारत के हिसाब से बात की जाए तो वह पहले अंतरिक्ष यात्री थे, लेकिन जब विश्व स्तर पर बात की जाती है तो राकेश शर्मा 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ठीक है। चलिए भैया, प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में कौन सा पर्व मनाया जाता है? क्रिसमस, गुड फ्राइडे, न्यू ईयर, या फिर ईसा डेज? तो भाई मेरे, ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है क्रिसमस। यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, ठीक है। चलिए भैया, प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है, पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, या फिर प्रयोगशाला विधि? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा प्रयोगशाला विधि के साथ, क्योंकि इसमें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है भाई, स्वयं द्वारा प्रयोग करके की जाती है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर भैया आ जाते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। यहां पर बोला गया है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय प्रयास हैं। बताइए, अर्थात यहां पर ये है, इन 4 में से बताना है कौन सा एक के अतिरिक्त सभी वांछनीय प्रयास हैं, मात्र एक नहीं है। तो भैया इसमें देखें हम, ऑप्शन सी में कहा गया है, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। तो मेरे भाई, ये सही बात नहीं है कि आप वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पुस्तकीय ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं, ठीक है, ये गलत है भैया। तो यहीं पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
सॉरी ऑप्शन सी। ओके, चलिए भैया इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 पर। अब यहां पर क्या बोला गया भैया, यहां पर कहा गया है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। बताइए क्या होता है यदि आप पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाते हैं तो इससे क्या होता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तो बिल्कुल भैया यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। बाकी जो क्या कहा गया बच्चों को रेल किराए के बारे में बताता है, ये हमारा यहां पर मुख्य उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए भैया यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए भैया इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9 पर। ये आपके आपदा प्रबंधन से लिया गया क्वेश्चन है। यहां पर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनामी के संबंध में सही नहीं है। भैया मेरे ध्यान रखिए, सुनामी क्या है भैया, एक जापानी भाषा का शब्द है और यह भैया कैसी एक प्राकृतिक आपदा है। ये दो क्वेश्चन आप पहले इनको आप याद कर लो। इसके बाद देखते हैं भैया कि कौन सुनामी के बारे में सत्य नहीं है। सुनामियों की बहुत लंबी तरंग दैर्ध्य होती है। बिल्कुल भैया होती है। सुनामियों का समुद्री सतह के ऊपर लगभग 12 इंच का सामान्य उभार होता है। सही है। अपेक्षाकृत छिछले पानी तक पहुंचने पर सुनामी ऊंचाई में बढ़ते हैं। सही है। सुनामियों की उत्पत्ति में ज्वार भाटे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मेरे भाई सुनामियों की उत्पत्ति में ज्वार भाटे की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती भाई मेरे, भूकंप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, ऑप्शन डी के साथ। यह सुनामी के बारे में सही नहीं है। ओके, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। यहां पर क्या कहा गया है, निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं। एस्किमो भैया क्या है, एक जनजाति है। बताइए कहां पाई जाती भैया, टुंड्रा प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, ठीक है, या फिर पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में। तो मेरे भाई यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ये कहां पाई जाती है, एस्किमो जनजाति भैया पाई जाती है टुंड्रा प्रदेश में। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं। टुंड्रा जलवायु प्रदेश में पाई जाने वाली मानव प्रजाति एस्किमो कहलाती है। ठीक है, इनके घर कैसे भैया, बर्फ से बने होते हैं जिसे इग्लू कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या कहा जाता है, इग्लू। एस्किमो जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय भैया मछली का शिकार करना है। इनका मुख्य हथियार हार्पून होता है। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। कहा गया है विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है। ऑप्शन है सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर पिसीकल्चर। तो मेरे भाई यहां पर मछलियों के पालन से संबंधित बात हुई है, अर्थात यहां पर हमारा आंसर जाएगा पिसीकल्चर के साथ, जो हमें ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पिसीकल्चर। इसके साथ ध्यान रखिए भैया, रेशम कीट पालन कहलाता है सेरीकल्चर। ठीक है, और अंगूर की खेती कहलाती है विटीकल्चर। आप चाहे तो कॉपी में नोट करते जाएं। और फल, सब्जी, नट, सजावटी पौधों तथा फूल आदि का क्या कहते हैं उत्पादन कहलाता है क्या, हॉर्टिकल्चर। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जितने भैया पॉइंट बताए हैं सारे पॉइंट आपको याद रखना है। फिलहाल यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा पिसीकल्चर के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है
पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाता है? भूगोल का, बिल्कुल भैया किया जाता है भूगोल का अध्ययन। स्वास्थ्य एवं पोषण का, हाँ भाई किया जाता है। जीव विज्ञान का, बिल्कुल भैया। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन डी, इन सभी का अध्ययन किया जाता है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। कहा गया है स्वास्थ्यप्रद मकान वह है जिसमें, बताइए भैया कौन सा मकान स्वास्थ्यप्रद होगा? शुद्ध हवा एवं रोशनी का आवागमन हो, बिल्कुल भैया। गंदी हवा को निकालने के लिए रोशनदान होने चाहिए, बिल्कुल भैया सही है। नालियां साफ और ढकी हुई होनी चाहिए, सही है। अर्थात यहां पर हमारा करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन डी, ए सभी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो मेरे भाई यहां पर हमारा करेक्ट आंसर साथ जाएगा ऑप्शन डी के साथ, बी के साथ। क्या? मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। ठीक है, देखिए यहां पर कहा गया है मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, जिसका स्रोत बायोगैस, जीवाणु अपघटन तथा जुगाली करने वाले पशु हैं। यह एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि वायु प्रदूषक होती है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। यहां पर कहा गया भैया निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? बताइए भैया। देखिए भैया श्वसन में क्या करते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, मतलब इससे क्या है? बढ़ती है। जैविक पदार्थों के क्षय से क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, अर्थात क्या है? बढ़ती है। ज्वालामुखी से भी क्या है? CO2 निकलती है, अर्थात बढ़ती है। लेकिन मेरे भाई जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होता है? अवशोषण होता है, अर्थात हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता नहीं है, बल्कि ये क्या करता है? उसे तो भैया अवशोषित करता है। ओके, चलिए भैया इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर। एशिया का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? बिहार सोनपुर, हिमाचल प्रदेश शिमला, उत्तर प्रदेश लखनऊ या फिर गुजरात गांधीनगर। तो मेरे भाई एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता है बिहार सोनपुर में। राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। यहां पर भाई कहा गया है प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? ध्यान रखिए उपयुक्त नहीं है, मतलब यहां पर आपको नेगेटिव कथन देखना है। वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना, बिल्कुल भैया सही है, क्योंकि बात किसकी हो रही है? वृक्षों के संरक्षण से संबंधित। प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल भैया सही है। वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना, सही है। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, मेरे भाई यदि आप बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाएंगे तो क्या हुआ है? इससे वृक्षों के संरक्षण को समझ पाएंगे? नहीं भैया। ठीक है, तो ये भैया क्या है? उपयुक्त क्रियाकलाप नहीं है। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। यहां पर भाई कहा गया है किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह बता भैया, यदि किसी क्रियाकलाप के लिए जो शिक्षक है वह समूह बना रहा है तो बताइए उसे क्या करना चाहिए? सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों, नहीं भैया। उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए, नहीं। केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत विद्यार्थी हो, नहीं।
सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। बिल्कुल भैया, यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, और जिसको भाई कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आप लोग प्रश्न क्रमांक जरूर लिखा करें भैया कि कौन सा प्रश्न क्रमांक है। ओके, अब यहां पर देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन आ गया है। परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा पुल का कार्य करती है, यह विचार निम्न में से किसका है? आर के मार्टन, टालकाट पार्सन्स, इमाइल दुर्खीम या फिर मैक्स वेबर। तो मेरे भाई ये जो कथन है भैया या विचार है ये है इमाइल दुर्खीम का। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए भैया इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 पर। ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। बताइए भैया, जो ब्राजील में कंपोस है और वेनेजुएला में लानोस है, बताइए किसके एग्जाम्पल हैं भाई मेरे? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के या फिर भूमध्य सागरीय वनस्पति के, शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल के। तो भाई मेरे ये जो उदाहरण है यह उष्णकटिबंधीय घास स्थल के एग्जाम्पल है कंपोस और लानोस। ठीक है, चलिए भैया इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 21 पर। यहां पर क्या कहा गया भैया? यहां पर बोला गया है धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। देखिए यहां पर बात हुई भैया किसी के उपयोग के संदर्भ में संवेदनशीलता का विषय है। प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन या फिर सामाजिक संसाधन। तो मेरे भाई यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। इसको थोड़ा समझ लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए भाई, धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। अर्थात जो प्राकृतिक संसाधन भैया इनका इस तरह से उपयोग करना है हमें जिस तरह से यह आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध हो सके। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? भितरकनिका, सुंदरबन, गहीरमाथा या फिर मन्नार की खाड़ी। तो मेरे भाई जो मन्नार की खाड़ी है यह एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन डी के साथ। जो कहां पर भैया मन्नार की खाड़ी? तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना भैया हुई थी 1986 में। ठीक है, और जो भैया भितरकनिका है ये कहां पर है भैया? ये उड़ीसा में है। ये भी आप ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है। ओके, सुंदरबन भैया कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। पत्तियों की सतह से जल वाष्प की क्षति खालिस्तान कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन, परिवहन, स्थानांतर या फिर वाष्पन। तो मेरे भाई पत्तियों की सतह से जो जल वाष्प की क्षति होती है उसे कहा जाता है वाष्प उत्सर्जन। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, देखिए यहां पर कहा गया है पत्तियों की ऊपरी अथवा निचली दोनों सतहों पर अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। ध्यान रखिए कई बार पूछा गया है क्या कहा जाता है। इनके द्वारा पत्ती की सतह से पानी भाप बनकर उड़ता है जिसे कहा जाता है वाष्प उत्सर्जन। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। अब भैया यहां क्या कहा गया है? प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है?
देखिए इसमें क्या है भैया, सबसे कम उपयुक्त पूछा है, क्या है बताइए भैया, क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। तो मैं एक काम करता हूं भाई, आपको इसका आंसर भैया मैं कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत दिन से मैंने आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया है, तो आपको प्रश्न क्रमांक 24 का भैया जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में देना भैया कि इसका आंसर क्या होगा, इसमें से सबसे उपयुक्त कौन सा कारण होगा। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है। देखिए बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए बताना है कौन सा प्रयास सर्वोत्तम होगा। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। ठीक है, चलिए भैया इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 26 पर। इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC के बारे में बताना है कौन सत्य नहीं है। यह प्राशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, बिल्कुल भैया। यह समताप मंडल में ओजोन घटाने के उत्तरदायी है, बिल्कुल भैया। ओजोन परत का भैया जो क्षय है वह इसी से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो ऑप्शन बी में कहा गया है यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती भैया, ये कैसा है, सत्य नहीं है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC है यह एक ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। कियोटो प्रोटोकॉल निम्न से संबंधित है, वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस, जलवायु परिवर्तन या फिर जल प्रदूषण। तो मेरे भाई जो कियोटो प्रोटोकॉल है यह संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। राइट आंसर किसके साथ जाएगा हमारा, ऑप्शन सी के साथ यहां पर हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। यहां पर भैया कहा गया है नगरीकरण और औद्योगिकरण हानिकारक है। बताइए भैया किसके लिए हानिकारक है, संतुलित विकास के लिए, बिल्कुल भाई सही है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, ये भी सही है। जैव विविधता के लिए, ये भी सही है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, इन सभी के लिए हानिकारक है भैया नगरीकरण और औद्योगिकरण। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। और आप सभी लोग भाई कमेंट अवश्य करना कि आपने 30 में से कितना स्कोर किया है। और जो मैंने प्रश्न दिया है भैया आप लोगों के लिए उसका आंसर भी आप कमेंट करके अवश्य बताना। यहां पर भाई कहा गया है पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों बताइए क्यों नहीं रखा गया भैया संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में क्यों नहीं रखा गया। क्योंकि भाई इस आयु के जो बच्चे हैं भैया अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, मतलब अलग अलग रूप में वो नहीं देखते। इसलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो किसके साथ जाएगा, ऑप्शन ए के साथ है चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 30 पर। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बताइए। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बिल्कुल भाई सही है। सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होती है मेरे भाई यह सीखने की प्रक्रिया में क्या करती है, सीखने की प्रक्रिया भैया बच्चों में रुचि का विकास करती है। राइट आंसर यहां पर हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस मॉडल पेपर में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। भाई क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।